यूपी विधानसभा चुनाव से पहले देश में ओबीसी राजनीति गरमाने लगी है। मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में 2 दर्जन ओबीसी मंत्रियों को शामिल करने के बाद मेडिकल की नीट परीक्षा में केंद्रीय कोटे की सीटों में ओबीसी को आरक्षण दे दिया। उधर एनडीए के साथियों सहित विपक्षी दल जातीय आधार पर जनगणना कराने की मांग जोर शोर से उठाने लगे हैं। तो क्या है ओबीसी राजनीति का गणित और क्यों होनी या नहीं होनी चाहिए जातिगत आधार पर जनगणना? विश्लेषण कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया। हेडलाइन बनी कि नए मंत्रिमंडल में 78 में से करीब आधे मंत्री दलित, आदिवासी या ओबीसी कोटे के हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिसे वो बार बार याद दिलाना नहीं चूकते। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट आया। इसमें मेडिकल की नीट परीक्षा में केंद्रीय कोटे की सीटों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने को महान उपलब्धि बताया गया। ओबीसी के साथ साथ 10% आरक्षण सवर्ण जाति के कमजोर वर्गों को देने की घोषणा करके अपने कोर वोट बैंक को भी खुश करने की कोशिश की गई। लेकिन मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर अमल को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। उससे साफ है कि बीजेपी की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। ऐसा वोट बैंक जो यूपी में करीब 40% है और गैर यादव ओबीसी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देता रहा है। इनमें से कोई भी पार्टी नीट में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट नहीं चला रही थी। स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स तो आए थे, लेकिन कोई पार्टी मूवमेंट नहीं चला रही थी। तो इसलिए नीट पर लगभग सारी पार्टियां एक जगह पर खड़ी थी। बीजेपी ने दे दिया और इन लोगों ने ट्वीट करके समर्थन किया। तो बहुत बड़ा मुद्दा नीट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, नीट के जरिए जो ओबीसी पिचिंग है प्रधानमंत्री की, क्योंकि आप देखिए अगर खास करके हिंदी बेल्ट में नरेंद्र मोदी जब स्पीच वगैरह देते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, नीच परिवार में पैदा हुआ और इसलिए मुझे प्रियंका गांधी ने नीच बोल दिया, या मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। ये उनका पिच रहता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जातिगत आधार पर जनगणना का मतलब ओबीसी की गिनती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। वहां नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव का तो कहना है कि नीतीश कुमार सरकार को अपने खर्चे पर इस तरह की जनगणना करवानी चाहिए। इसके लिए वो कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार ने तो इसी साल 8 जनवरी को विधानसभा में जातीय आधार पर जनगणना करवाने का प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार को भेजा। विधानसभा में बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने भी इसका साथ दिया। महाराष्ट्र से ही आने वाले मंत्री रामदास अठावले भी ओबीसी गिनती के पक्ष में हैं। तमिलनाडु सरकार भी ऐसा प्रस्ताव भेज चुकी है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसी संवैधानिक संस्था ने भी 1 अप्रैल को भारत सरकार से जाति आधार पर जनगणना करवाने की मांग की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका इसी साल 26 फरवरी को स्वीकार कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये राष्ट्र के हित में है, सभी लोगों के हित में है, क्योंकि 31 के बाद नहीं हुआ है। एक बार सब फिगर जानना बहुत जरूरी है। लोगों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ को देख करके बेहतर ढंग से काम होना चाहिए। हम लोग प्रारंभ से ही इस बात को कह रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि 1951 में नीतिगत फैसला लिया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर बाकी किसी जाति की जनगणना अलग से नहीं होगी और इसी पर अमल किया जाएगा। यानी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार का इरादा ओबीसी की गिनती करवाने का नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर कुछ दल क्यों ओबीसी की गिनती चाहते हैं? क्या सामाजिक न्याय के लिए या सिर्फ अपनी ओबीसी की राजनीति को चमकाने के लिए? इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत में आखिरी बार 1931 में जातीय आधार पर जनगणना करवाई गई थी, जिसमें ओबीसी आबादी 52% मानी गई थी। इसे मंडल कमीशन ने भी माना। कमीशन की सिफारिश पर तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 1989 में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया। ये केंद्र की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए दिया गया, जिसे बाद में सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ लागू कर दिया।
मंडल के बाद सामाजिक न्याय या यूं कहा जाए कि ओबीसी राजनीति करने वाले लालू, नीतीश, मुलायम सिंह जैसे नेताओं का उदय हुआ। ओबीसी की गिनती का सवाल 2011 की जनगणना से पहले जोर पकड़ा। तब मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाने का फैसला किया। इस पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2016 में शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट छापी। इसमें जातीय जनगणना संबंधित आंकड़े छुपा दिए गए। कहा कि इन आंकड़ों का विश्लेषण नहीं हुआ। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ये रॉ डेटा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की समिति को सौंप दिया। समिति का काम इन आंकड़ों का वर्गीकरण करने का था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। अरविंद पानगड़िया वापस अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले गए। समिति ने रिपोर्ट तैयार की या नहीं ये पता नहीं। तैयार की, क्या उसे भारत सरकार को सौंपा, पता नहीं। अगर सौंपा तो रिपोर्ट प्रकाशित हुई या नहीं ये भी पता नहीं। ओबीसी की गिनती की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ 31 अगस्त 2016 को आया, जब ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि SECC के आंकड़ों का अध्ययन बताता है कि व्यक्तिगत धर्म और जाति संबंधित जानकारी 98.87% सही पाई गई। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 118,64,03,770 की आबादी में से 1,34,77,030 के दिए सबूतों में गलतियां पाई गई हैं। राज्य सरकारों से इसे दुरुस्त करने को कहा गया। अब आते हैं ओबीसी गिनती की पीछे की कहानी पर, पूरी राजनीति पर। सवाल उठता है कि सामाजिक न्याय के लिए ओबीसी की गिनती जरूरी या फिर राजनीति की अपनी अपनी मजबूरी। जातीय आधार पर जनगणना के पक्ष में कहा जा रहा है कि अगर एक बार जातियों की संख्या का असली डेटा आ जाएगा तो उसके हिसाब से जाति विशेष के विकास की ठोस नीति बनाई जा सकेगी। दूसरा तर्क है कि इससे आरक्षण मांग रही जातियों के सामने भी कहानी साफ होगी। अभी जाट, मराठे, पाटीदार, कापू ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। अब अगर इनकी सही संख्या, इनकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति साफ होगी, ये पता चलेगा कि सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी कितनी है, तो तय हो सकेगा कि उन्हें ओबीसी में शरीक किया जाना चाहिए या नहीं। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी आरक्षण की मांग वाले ऐसे मामलों में सुनवाई करने और फैसला देने में आसानी होगी। बेकार का खून खराबा दूर होगा, जैसे हमने हरियाणा में जाट आंदोलन और राजस्थान में गुर्जर आंदोलन में देखा था। जनगणना जो है वो 10 साल में एक बार ही होती है। अभी जो आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे 2021 में, उसके बाद 10 साल आपके पास ये मौका नहीं आएगा। तो जनगणना एक ऐसा मौका है जब देश और समाज के बारे में ज़्यादातर आंकड़े जुटा लिए जाने चाहिए। और आप अगर देखेंगे दुनिया में ज़्यादातर देशों में यही होता है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं कि एक सेंसस जो होता है 10 साल में, उसमें मैक्सिमम आंकड़े जुटा लिए जाते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये नहीं जुटाएंगे क्योंकि आपको कल जरूरत पड़ सकती है, कोर्ट आपको आंकड़ा मांग लेगा, कोई कास्ट एजिटेशन करेगी कि हमारा अंडर रिप्रेजेंटेशन है, हमें रिजर्वेशन दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आंदोलन होगा तो गोली चला देंगे। तो इन ऐसे तमाम सवाल हैं। रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, ओबीसी वेलफेयर का आपके पास फंड है, वो फंड कितना होना चाहिए, किसी स्टेट को कितना देना है। तो आपको अगर ये फिगर्स नहीं है तो आप अच्छी पॉलिसीज नहीं बना सकते। उधर जातीय जनगणना का विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे आपस में वैमनस्य फैल सकता है। जाति विहीन समाज की बात करने वाले देश में जाति आधारित जनगणना की जरूरत नहीं है। उल्टे जाति नहीं, जरूरत पूछी जानी चाहिए और जरूरत पूरी किए जाने की जरूरत गिनती से ज्यादा है। मेरा ये कहना है कि जातीय जनगणना और मजहबी जनगणना दोनों समाप्त होनी चाहिए। जनगणना होनी चाहिए भारतीय नागरिकों की। जाति और मजहब अगर कोई रखना चाहता है अपना तो वो रखे, लेकिन वो व्यक्तिगत होना चाहिए, अपने घर के अंदर रखे, समाज में न लाए, सरकार में न लाए, नौकरियों में नहीं लाए, शिक्षा संस्थाओं में न लाए। ये बेहद जरूरी है। हमारे यहाँ कुल मिलाकर ओबीसी 52% है और उसी अनुपात में 27% आरक्षण दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि ओबीसी की गिनती होती है और इनकी संख्या 55-60% बताई जाती है, तो फिर क्या होगा? या मान लीजिए कि ओबीसी की गिनती 42-45% पर ही आकर टिक जाती है, तो क्या होगा? जाहिर है कि
कोई भी सरकार इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। हर सरकार ऐसे सवालों से बचना चाहती है। आखिर क्यों? भारत में अभी एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27%, यानी कुल 49.5% आरक्षण मिलता है। अब अगर ओबीसी गिनती में 52% से ज्यादा निकले तो वो उसी बढ़े हुए अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगे। ऐसे में सवर्ण जातियों के नाराज होने का खतरा है और अगर ओबीसी गिनती में 52% से कम निकले तो सवर्ण जातियां कहेंगी कि उसी अनुपात में ओबीसी का आरक्षण घटाया जाए। क्या इसके लिए ओबीसी मान जाएंगे? क्या ओबीसी राजनीति करने वाली पार्टियां लाव-लश्कर के साथ सड़कों पर हाय हाय करती नजर नहीं आएंगी? दोनों ही सूरत में केंद्र सरकार की राजनीति प्रभावित होगी। ये देश मंडल कमंडल पर बहुत खून खराबा देख और भुगत चुका है। आगे और की क्षमता नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि देश में समता लाना हो, सबको उत्साहित करना हो, तो हम लोगों को जागृत होना चाहिए और बिना जाति भेदभाव के सबकी मदद करना चाहिए। एक भी हिंदुस्तान में किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि खुल के कहे कि हम जातिगत आरक्षण के विरुद्ध हैं। जानकारों का कहना है कि जब अमेरिका की जनगणना में ये बताया जा सकता है कि वहाँ गोरे कितने हैं, काले कितने हैं, एशियाई मूल के कितने हैं, यहूदी कितने हैं, हिस्पैनिक कितने हैं, तो भारत में क्यों नहीं ये कहा जा सकता कि किस जाति की कितनी संख्या है और वो जाति विकास के किस पायदान पर खड़ी है। आपको राजस्थान में गुर्जर आंदोलन याद होगा। गुर्जर ओबीसी में शामिल हैं, लेकिन उनकी शिकायत रही कि ओबीसी में शामिल जाट, माली आदि जातियां बड़ा हिस्सा खा जाती हैं, लिहाजा उन्हें आदिवासियों में शामिल किया जाए। इसका आदिवासी मीणा जाति ने भरपूर विरोध किया। 2 बार गोली चली और 70 से ज्यादा गुर्जर मारे गए। हरियाणा में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माने जाने वाले जाटों ने भी ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिसमें 2 दर्जन लोग मारे गए थे। जानकारों का कहना है कि जातियों की संख्या और स्थिति का सही पता चलेगा तो ऐसे हिंसक आंदोलनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह ओबीसी में शामिल 2633 जातियों में से ज्यादातर का कहना है कि यादव, जाट, कुर्मी आदि जातियां आरक्षण का सारा लाभ ले जाती हैं। इस शिकायत को देखते हुए मोदी सरकार ने 2017 में रोहिणी कमीशन का गठन किया। इस कमीशन को ओबीसी सूची के वर्गीकरण का काम सौंपा गया ताकि सभी जातियों के साथ सामाजिक न्याय हो सके। अब कहानी यह है कि रोहिणी आयोग को 6 महीनों में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसका कार्यकाल पिछले 4 सालों में हाल ही में 11वीं बार बढ़ाया गया है। पता चला है कि रोहिणी आयोग 2633 जातियों को 4 भागों में बांटकर उन्हें 2%, 6%, 9% और 10% का आरक्षण देने के पक्ष में है। 1674 ऐसी जातियों को 2% आरक्षण का लाभ देने की बात है, जो ओबीसी में शामिल होते हुए भी आरक्षण के लाभ से लगभग महरूम रही हैं। इसी तरह यादव, कुर्मी, जाट जैसी 97 प्रभावशाली जातियों को 10% आरक्षण देने की बात है, जो 27% से कहीं कम है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि 2021 की जनगणना जातीय आधार पर करने से रोहिणी आयोग के पास भी जातियों की दशा दुर्दशा की नवीनतम तस्वीर आ जाएगी। तब बेहतर तरीके से कोटा में कोटा तय किया जा सकेगा। पहले सोचा जा रहा था कि यूपी चुनाव से पहले रोहिणी आयोग की सिफारिशों को मोदी सरकार लागू कर देगी, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है। इस देश में ओबीसी वास्तव में कितने हैं ये तो पता नहीं। हाँ, स्कूल के अंदर जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उसमें 45% ओबीसी है, यानी मंडल कमीशन के 52% से 7% कम। तो इसके सियासी मायने क्या है? यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ने देश में स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों का अध्ययन करके बताया है कि इनमें से 45% ओबीसी हैं, 19% दलित हैं, 11% आदिवासी हैं और सामान्य वर्ग के 25% बच्चे हैं। बिहार में ओबीसी गिनती की मांग सबसे ज्यादा हो रही है और वहां ओबीसी बच्चों की संख्या 61% है। ओबीसी राजनीति के लिए जाना जाता है तमिलनाडु और वहां 71% ओबीसी बच्चे हैं। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां 54% ओबीसी बच्चे हैं। जाहिर है कि बिहार में विपक्ष इस आंकड़े का इस्तेमाल अपने आंदोलन को तेज करने के लिए कर सकता है और इसकी आंच पड़ोसी यूपी तक भी पहुंच सकती है।
सीधा सा गणित है। ओबीसी गिनती का रिश्ता सीधे सीधे आरक्षण से जुड़ा है और आरक्षण के मुद्दे को कोई नहीं उठाना चाहता, आरक्षण से कोई छेड़छाड़ करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।